किसी ने कितना सही कहा है, पढ़ने की उम्र में पढ़ाई कर लो दोस्तों, नहीं तो जब 12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ेगी तो वो जिंदगी के 12 बजा देगी। हाँ जी 12th क्लास, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज है 23 और 25 को मैथ्स का एग्जाम है। ले आइए नोटबुक और पेन, सैंपल पेपर 1 करने के लिए। 7 चैप्टर्स आएंगे 1 to 7। 40 मार्क्स का पेपर है, 90 मिनट्स का होगा। ये है मार्किंग स्कीम। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें बताना है ये फंक्शन 1 ऑन टू होगा, बाइजेक्टिव होगा, या फिर ना ही 1 होगा ना ही ऑन टू। चलिए देखते हैं। ये है सारे रियल नंबर्स, यहां भी सारे रियल नंबर्स, यहां से यहां तक गया एफ एक्स को एक्स स्क्वायर में ले जाता है। 1 के लिए मैंने इस फंक्शन में एक्स के प्लेस पर 1 ही रख दिया। एफ ऑफ 1 का आंसर 1 का स्क्वायर यानी 1 आएगा, और एफ ऑफ -1 का आंसर भी 1 ही आएगा। इस बात का मतलब यहां 1 है, यहां -1 है, और वो दोनों किसके पास, उन दोनों की इमेज क्या बनी, 1। तो क्या ये फंक्शन 1 हुआ? बिल्कुल नहीं, ये फंक्शन है मैनी 1, यानी 1 तो नहीं है। ऑन टू के लिए क्या चेक करना होता है? ऑन टू के लिए कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। मान लीजिए मैंने यहां पर एक नंबर ले लिया 2 माइनस का, ओके, क्योंकि रियल नंबर्स हैं, -2 भी होगा। अब -2 को इस तरफ, क्या इसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी? कैसे पता लगेगा? फंक्शन कैसे डिफाइन है? फंक्शन डिफाइन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर आपको इसकी प्री इमेज चाहिए तो आपको -2 विद इन अंडर रूट, ये बनेगी 2 की प्री इमेज। क्या ये डोमेन में एग्जिस्ट करता है ये वाला नंबर? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये है √2 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर, और हमारे पास डोमेन में क्या है, रियल नंबर्स। इट मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ना ही 1 है ना ही ऑन टू है। एक्स स्क्वायर के प्लेस पर अगर यहां x की पावर 4 हो जाता तो भी ये फंक्शन ना 1 होता और ना ही ऑन टू। सो डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कोस इनवर्स -√3/2 की वैल्यू बतानी है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कोस इनवर्स -√3/2 को मैंने मान लिया थीटा। कोस इनवर्स इस तरफ आकर कोस थीटा बन जाएगा। ये है -√3/2। ये वैल्यू √3/2 कोस की लाइन में कहां होती है? कोस 30 पर। और कोस 30 को क्या लिखा जा सकता है? कोस π/6। अब जब तक ये माइनस यहां है तब तक आप कोस से कोस को कैंसिल नहीं कर सकते। तो अब क्या करें? इस माइनस को एडजस्ट कर देते हैं। माइनस कैसे एडजस्ट होता है? ये ऐसे, है ना। माइनस को आप एंगल के साथ लिख दीजिए, लेकिन आपको यहां कोस इनवर्स की रेंज चेक करनी पड़ेगी। कोस इनवर्स की रेंज 0 से पाई क्लोज्ड इंटरवल होता है। ये 0, ये पाई। कोस इनवर्स की रेंज आपको पता होनी चाहिए, 0 से पाई का क्लोज्ड इंटरवल। ये एंगल है माइनस का π/6। -π/6 कहां होगा? यहां पर। ये एंगल इस रेंज में नहीं है, तो माइनस को सिर्फ एंगल के साथ लिखने से काम नहीं चलता। आपको इस रेंज में लाने के लिए पाई का यूज करना पड़ेगा। वो आप पाई यहां लिखेंगे, ओके। अब पाई -π/6 की वैल्यू क्या बनेगी? 6 1 6, -1 π/6 हो गई, और 5 π/6 का मतलब कितने डिग्री बनेगा? 5 186, ये बनेगा 150 डिग्री। यानी अब 5 π/6 कोस इनवर्स की रेंज में आ चुका है, इसलिए दोनों साइड से कोस कैंसल हो जाएगा, यानी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 π/6, ओके, विच इज रिक्वायर्ड आंसर, यानी सी इज करेक्ट आंसर। अंडरस्टैंड? नाउ क्वेश्चन नंबर 3,
साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2 माइनस सीकेंट इनवर्स -2 की वैल्यू बतानी है। ये भी बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2 कब होता है? साइन 60 पर, यानी साइन π/3 माइनस सीकेंट इनवर्स -2। अभी अभी हमने जो सेकंड क्वेश्चन किया है वहां जैसे आपने कोस इनवर्स को कैलकुलेट किया, सेम उसी मेथड से आप सीकेंट इनवर्स -2 को भी कैलकुलेट करके ला सकते हैं। अदरवाइज एक फॉर्मूला देखिए, सीकेंट इनवर्स -x का रूल होता है पाई माइनस सीकेंट इनवर्स x। अंडरस्टैंड? ये फॉर्मूला आप यहां अप्लाई कर दीजिए। सीकेंट इनवर्स -2, सीकेंट इनवर्स -2 पाई माइनस सीकेंट इनवर्स 2। बस आपको इतना लिखना है, ये माइनस है, ये ऐसे का ऐसे रहेगा, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स 2। ओके, ये दोनों टर्म्स कैंसिल, यहां से वैल्यू क्या आ गई? π/3 माइनस पाई माइनस सीकेंट इनवर्स। अब सीकेंट में 2 वैल्यू कहां होती है? सीकेंट π/3 पर होती है, तो हम यहां लिख देते हैं सीकेंट π/3 ऐसे। अब ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, पाई माइनस π/3 बचेगा, 3 1 जा 3 -1 2 π/3। और जब आप π/3 में से 2 π/3 को माइनस करेंगे तो माइनस का π/3 आएगा, विच इज रिक्वायर्ड आंसर, यानी सी इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए एक नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/3, देन एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट। हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट होता है डिटरमिनेंट ए n-1, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यहां पर ऑर्डर कितना है? 3, तो आप इसके प्लेस पर क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। 3 - 1 की वैल्यू 2, तो आंसर विल बी दिस वन। इसी क्वेश्चन में अगर आपके पास डिटरमिनेंट ए की वैल्यू भी गिवन है, मान लीजिए डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 10 दे देते, तब हम क्या करते? तब हम वैल्यू को यहां पुट कर देते और 10 का स्क्वायर यानी 100 आंसर आता। अंडरस्टैंड? फिलहाल बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हमें x प्लस वाई जेड की वैल्यू बतानी है अगर ये दो मैट्रिसेस इक्वल हैं। मैट्रिसेस कब इक्वल होती हैं? जब कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। x की वैल्यू तो हमें डायरेक्ट पता ही लग गई, x की वैल्यू 3। x की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, प्लस का 3 राइट साइड आकर माइनस का 8 - 3 की वैल्यू 5। x और y यहां पुट कर दीजिए, z आ जाएगा। ओके, और फिर हमें फाइंड करना है x प्लस वाई जेड। बड़े ही आराम से वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अदरवाइज आप क्या करें, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10 ये, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 ऐसे लिखे, साइन चेंज करें, ये टर्म्स कैंसिल, z की वैल्यू आ गई 2। ओके, x की वैल्यू हमें पहले ही पता है 3, और 3 यहां रखने से y की वैल्यू आ गई 5। x है, y है, z है। फाइंड क्या करना है? x प्लस वाई जेड। वैल्यू पुट करेंगे, 3 प्लस 5 इंटू 2, 5 2 ज़ 10 प्लस 3 13, so answer will be A. Okay, question number 6, the sum of the products of elements of any row with the cofactors of corresponding elements is equal to determinant। जो डिटरमिनेंट आप कैलकुलेट करते हैं वो ऐसे ही कैलकुलेट होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, y की वैल्यू गिवन है और हमें फाइंड करना है dy/dx। ये सबसे इजी क्वेश्चन है क्योंकि e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x ही होता है। ये इसका डेरिवेटिव खुद यही हो गया, और अब आप e को छुपा लेंगे, e छुप गया। कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? -1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्वेश्चन फिनिश। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। सबसे पहले 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड किसकी वैल्यू है? देखिए, रेडियस
इंक्रीज हो रही है, उसका रेट दे रखा है dr/dt इज इक्वल टू 0.5 का मतलब 5/10 यानी 1/2। और हमें रेट ऑफ इंक्रीज वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम किसकी? स्फीयर की। स्फीयर की वॉल्यूम का क्या रूल होता है? 4/3 πr³। हमें इसका रेट ऑफ इंक्रीज बताना है वॉल्यूम का, यानी dv/dt की वैल्यू बतानी है 4/3 पाई एज इट इज। r³ का डेरिवेटिव क्या होता है? 3r²। बस, आगे एक टर्म और आएगी या नहीं? ध्यान से देखिए, आप किसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर रहे हैं? t के विद रिस्पेक्ट टू। यहां पर t नहीं है, यहां है r, तो r के नाम का क्या आएगा? dr/dt। ओके, 3 से 3 कट। dr/dt की वैल्यू 1/2 हमें गिवन है, यहां पर आपको 1/2 लिखना है। 4 पाई r² मल्टीप्लाई 1/2, 2 2 जा 4, तो ये वैल्यू आ गई 2 पाई r²। ओके, अब r की वैल्यू 2 पुट करनी है आपको। कब? जब आप dv/dt कैलकुलेट कर चुके हो। यहां पर r के प्लेस पे 2 लिखिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 पाई। यूनिट लगाना बिल्कुल मत भूलना। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर में काम चल रहा है, क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको सिर्फ एक बात पता है, क्या? सीकेंट स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या होता है? ये तो आपको पता है, कोस स्क्वायर होता है, लेकिन अभी तो क्वेश्चन नहीं हुआ, कोई बात नहीं। 1 आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x। वो इस 1 के प्लेस पर आप आइडेंटिटी यूज करेंगे। और अब जैसे ही आपने डिनोमिनेटर अलग अलग किया, आपको तुरंत दिखाई दे जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। डिनोमिनेटर को आप ऐसे अलग अलग लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स के डिवाइड में अगेन ये टर्म लिखी जाएगी और साथ में डी। कौन सी टर्म कैंसिल हो गई? साइन वाली, यहां पर कोस वाली। 1/cos क्या होता है? 1/cos होता है सीकेंट। यहां देखिए 1/sin, 1/sin क्या होता है? कोसिकेंट dx। अभी तक हमने इंटीग्रेशन नहीं किया, अभी तक हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ सिंप्लीफिकेशन। हमने इसे सिंप्लीफाई किया। ओके, अब सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x, कोसिकेंट स्क्वायर का माइनस कोट x प्लस c। फिनिश। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। हमें इस क्वेश्चन को पुट करके करना है। पुट, देखिए ध्यान से, x e⁻x को आप t मानेंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि यही मानना है? देखिए, अगर मैं x इंटू e⁻x को मान लेती हूं t, और जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगी तो u इंटू वी अप्लाई होगा। u इंटू वी के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव, अब e⁻x का डेरिवेटिव तो यही होता है, प्लस e⁻x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, मल्टीप्लाई में 1 लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, तो ये टर्म आ गई x के नाम का dx और t के नाम का dt। ओके, इन दोनों में से क्या कॉमन लिख सकते हो? e⁻x, x प्लस 1 बचा, dx dt। अब देखना ध्यान से स्टेटमेंट, ये क्या इससे मैच हो गई? बिल्कुल हो गई। इतनी बड़ी स्टेटमेंट सिर्फ किस में चली गई? dt में। तो हमने इसलिए x इंटू e⁻x को t माना था, डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर एज इट इज, इसे आपने क्या माना है? t। कोस स्क्वायर का रेसिप्रोकल सीकेंट स्क्वायर t dt, सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10t प्लस c, t की वैल्यू वापिस आपको पुट करनी पड़ेगी x इंटू e⁻x प्लस c, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। अंडरस्टैंड? सिर्फ अगर आपको ये पता हो कौन सी
टर्म को पुट करना है जिससे कोई दूसरी टर्म एक शॉर्ट टर्म में चेंज हो जाएगी, तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 असर्शन और रीजन का है। असर्शन देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन fx इज इक्वल टू, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इज नॉट 1 1। हाँ जी बिल्कुल, ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन 1 1 नहीं होता। देखिए कैसे, अगर आपने f ऑफ 0.1 की वैल्यू कैलकुलेट की तो 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, 0.2 की वैल्यू कैलकुलेट करी तो 0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, ये है 0, ये 0.1, 0.2। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.1 के ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या मतलब होता है, 0.1 से छोटे, 0.1 से छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं उनमें सबसे बड़ा कौन है, 0, उसे कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब 0.2 का भी यही रहेगा, अप टू 0.9 तक सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर ये रहेगा, 99 का भी यही रहेगा। जब आप 1 से बड़ा कोई नंबर लोगे 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा। ओके, 1 से जस्ट पहले जो भी नंबर है 0.9999, आपने अगर उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया सबका 0, तो ये काहे का 1 1 फंक्शन हुआ। कौन सा फंक्शन है ये फंक्शन है मैनी वन। इट मीन्स असर्शन तो था बिल्कुल सही, उसने भी यही कहा है 1 1 नहीं है, हाँ जी नहीं है। रीजन देखिए, a function f a to b is said to be injective if f of a is equal to f of b implies a is equal to b। ये 1 1 की डेफिनेशन होती है। अगर इमेजेस सेम है तो एलिमेंट्स सेम होंगे, यानी रीजन कैसा है, रीजन भी सही है। सो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये असर्शन इज करेक्ट, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन इस असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, हमें एक 2x2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें aij हमें दे रखे हैं। देखिए अब 2x2 की जनरल मैट्रिक्स क्या होती है, 2x2 की जनरल मैट्रिक्स होती है ये a11 a12 a21 a22। ये 4 टर्म्स की वैल्यू आपको यहां से कैलकुलेट करनी है। a11 यानी i और j दोनों के प्लेस पर आप यहां 1 लिखेंगे, -3 + 1/2, इसकी वैल्यू -2 आएगी, लेकिन -2 का मॉडुलस 2 हो जाएगा, दोनों कैंसिल होके आंसर आएगा 1, माइनस नहीं रहेगा। a12 का मतलब i के प्लेस पर 1 लिखना, j के प्लेस पर 2 लिखना, डिवाइडेड बाय 2, ये आया -1/2, लेकिन इसका मॉडुलस होने की वजह से ये माइनस हट जाएगा। a21 अब i के प्लेस पर 2 पुट होगा, 3 2 = 6 डिवाइडेड बाय 2, ये बनेगा -5/2, मॉडुलस हटने के बाद बचा सिर्फ 5/2, और लास्ट वाली वैल्यू a22 माइनस का 6 प्लस का 2 मॉडुलस डिवाइडेड बाय 2 यानी -4 मॉडुलस बाय 2, और ये वैल्यू आ गई 2। अब आपको मैट्रिक्स तैयार करनी है तो सिर्फ इन एलिमेंट्स के प्लेस पर जाकर आप ये वैल्यूज पुट कर दीजिए, 1 1/2 5/2, तो a इज इक्वल टू 1 1/2 5/2 2, हो गई 2/2 की मैट्रिक्स तैयार, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय दिस इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। हमें वो इंटरवल्स फाइंड करने हैं जिनमें ये फंक्शन इंक्रीज करे और डिक्रीज करे। इसके लिए आप क्या अप्लाई करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। उसके लिए आपको फर्स्ट डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो चलिए, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, 6x² 6x - 36। हम 6 को कॉमन लिख लेते हैं। ऐसे दो नंबर्स फाइंड करना जिनकी मल्टीप्लाई -6 आती हो और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आ जाए -1। तो उसके लिए आपको 3 और 2 लेने पड़ेंगे, -3 और +2। ओके, x + 2 x - 3। अब क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट किया जाता है, f' इज इक्वल टू 0। यहां से आप x की वैल्यूज
कैलकुलेट करेंगे -2 और 3। ओके, अब इन दो पॉइंट्स ने पूरी रियल लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से? ये -2 है, ये 3 है। x लेस देन इक्वल टू -2, x अगर इन दोनों के बीच में है और x अगर है 3 से ग्रेटर, तो आप क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इंटरवल, फिर हम लिखेंगे साइन कि उसका साइन कैसा रहा, और यहां आएगा नेचर ऑफ फंक्शन कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। इंटरवल पहला लिखा जाएगा -∞ से -2। चलिए, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में आपको क्या करना होता है, इस इंटरवल के बीच का कोई भी पॉइंट, जैसे मान लीजिए मैंने -3 इस फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट कर दिया। 6 के साइन तो प्लस है, यहां देखने की जरूरत नहीं, बस यहां देखिए -3 प्लस का 2 वैल्यू कैसी आई? नेगेटिव। -3 वैल्यू नेगेटिव आई, और डबल माइनस क्या बन गया? प्लस, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया। ओके, नाउ सेकेंड इंटरवल देखिए, -2 से 3। -2 से 3 के बीच में 0 मान लीजिए, आपने यहां 0 लिखा तो वैल्यू कैसी आई? प्लस की। वैल्यू क्या आई, इससे ज्यादा जरूरी है वैल्यू का साइन क्या है। ये है प्लस, यहां आपने 0 लिखा तो आंसर आया माइनस का, यानी पहला साइन प्लस का है, दूसरा साइन माइनस का है, कुल मिला के वैल्यू कैसी आ गई? माइनस, यानी डेरिवेटिव कैसा आ गया? लेस देन 0, और लेस देन 0 होते ही फंक्शन कैसा हो जाएगा? डिक्रीजिंग। ओके, नेक्स्ट इंटरवल है हमारे पास 3 to ∞। 4 पुट कर लीजिए, जब आपने यहां 4 लिखा प्लस का आंसर आएगा, 4 लिखा प्लस का आंसर आएगा, यानी दोनों आंसर आए प्लस के, कुल मिला के टोटल आंसर भी प्लस रह गया। फंक्शन कैसा हो जाएगा? इंक्रीजिंग। क्वेश्चन फिनिश। आपको सिर्फ इंटरवल्स बताने थे। लास्ट में आप आराम से लिख सकते हैं, हेंस f इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल दिस एंड दिस बट डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। ओके, अगर आपसे इस क्वेश्चन में फुल रियल लाइन पे पूछ लिया जाए कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग, तो आप क्या लिखेंगे? नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि कहीं इंक्रीज कर रहा है, कहीं डिक्रीज कर रहा है। फुल रियल लाइन पे ना इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14। अगेन इंटीग्रेशन का आ गया, लेकिन अब की बार इंटीग्रेशन है डेफिनेट। कोई बात नहीं, इसमें क्या बात होती है? एक्स स्क्वायर का जो ये कोफिशिएंट होता है, सबसे पहले आपको इसे बाहर करना है। 0 3 to 5 dx, यहां से आपने 25 को कॉमन लिखा, 9/25 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, आराम से क्वेश्चन करेंगे। इस 25 को आप बिल्कुल बाहर लिख दीजिए। 9/25 को आप क्या लिख सकते हैं? 3/5 का होल स्क्वायर dx, 3/5 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और अब आप नॉर्मल सा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दीजिए। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या रूल होता है? 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ये रूल आप यहां अप्लाई करेंगे। 1/25 तो एज इट इज, इंटू 1/a, a क्या है? 3/5, और 1/3/5 लिखोगे तो क्या होगा? 5 पलट के न्यूमरेटर में आ जाएगा, 5/3। tan इनवर्स लिख दिया, x/a, x बाय दिस, x अपॉन 3/5, और वो 5 कहां आ जाएगा? 5 आ जाएगा यहां। ये हो गया इंटीग्रेशन। प्लस में c की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ये क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल का है। ओके, अब 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, तो अभी हम लिमिट पुट करेंगे 0 to 3/5। 1/15 तो आपका ये आ चुका है, यहां पर 1/5 लिमिट होगी यहां पर पुट। tan इनवर्स 5/3। अब देखिए लिमिट कैसे पुट होती है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 5/3 मैंने लिख दिया, अपर लिमिट पुट करनी है आपको 3/5 आप पुट करेंगे, माइनस में लोअर लिमिट 10, यहां पर x के प्लेस पर आपको 0 लिखना है,
tan इनवर्स 0 क्या हो जाएगा? आपका 0 ही हो जाएगा। यानी ये क्वेश्चन बस इतना ही रह गया। ओके, अब क्वेश्चन फिनिश। 3 से 3 कट, 5 से 5 कट, यहां पर क्या बचेगा? सिर्फ 1। और 10 में 1 कब होता है? टेंजेंट 45 पर, यानी 1/15 tan इनवर्स 10π/4। मैं उस 1 को 10π/4 लिख सकती हूं ताकि ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएं। 15 4 जा 60, तो आंसर विल बी π/60। ये है क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 15 स्क्वायर यूनिट्स और वर्टाइसिस आपको गिवन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या रूल होता है? 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3। वर्टाइसिस आते हैं यहां, 1 1 आता है यहां। ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। वर्टाइसिस गिवन है, एरिया भी दे रखा है, तो चलिए पुट कर देते हैं ये वैल्यूज। एरिया की वैल्यू, जब भी आपको एरिया की वैल्यू गिवन हो, ट्रायंगल का एरिया, तो आपको प्लस माइनस में यूज करना है। ओके, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये सारे पॉइंट्स यहां आ जाएंगे। डिवाइड वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में, चलिए k -3 3 2 -1 -8 1 1 1, ये डिटर्मिनेंट, और 15 2 जा 30। ओके, अब हम इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे। कैसे? k लिखा, ये कॉलम और ये रो हटाने के बाद इनकी क्रॉस में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 2 + 8। पहले ही माइनस हो तो प्लस बन जाएगा, याद रखना। सेकेंड टर्म के आगे माइनस लगता है, यहां पहले से ही माइनस है, तो ये बन गया प्लस का 3 3, ये -1 बनेगा, लेकिन मुझे भी तो सब्ट्रैक्ट करना है, +1। नाउ ये माइनस का 24 और प्लस का 2 इज इक्वल टू +-30। ओके, चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 8 + 2 10 10k, 3 + 1 4 3 जा 12, माइनस का 22, तो यहां पर ये माइनस का 22 हो गया। दिस इज इक्वल टू +-30। ओके, 10k -10 इज इक्वल टू +-30। यहां से अब दो केस डिस्कस होंगे, एक बार आप प्लस का 30 लिखेंगे, एक बार माइनस का। 10k -10 इज इक्वल टू 30 और 10k -10 इज इक्वल टू -30। यहां पर माइनस का 10 इस तरफ आकर प्लस का, यानी 10k इज इक्वल टू 40 और k की वैल्यू आ गई 4, या तो k की वैल्यू 4 है। माइनस का 10 उस तरफ जाकर प्लस के 10 में चेंज हो जाएगा, ये माइनस का 30 है। -30 + 10 की वैल्यू -20 और k की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। ओके, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी ताकि ट्रायंगल का एरिया 15 स्क्वायर यूनिट्स रहे, तो k के प्लेस पर या तो 4 हो या फिर -2। अगर आपने k की जगह 4 लिखा या -2 लिखा और उसके बाद ये ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो 15 स्क्वायर यूनिट्स आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, अगेन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई है, डिवाइड में x है, ये डिवाइड वाला x इन दोनों टर्म्स में से आप किसी एक को दे सकते हैं, और किसको मिलेगा ये x? ये x मिलेगा इसको। देखिए ये x आप इसको दे दीजिए, और x + लोगरिथम x का होल स्क्वायर dx एज इट इज। डिनोमिनेटर अलग अलग करेंगे, इसको जब इसके डिवाइड में लिखेंगे तो दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, 1 + 1/x। और अब हम इसमें पुट करेंगे, किसे पुट करेंगे? इसे। देखिए क्या फायदा होगा इसे पुट करने का। अगर आपने x + लोगरिथम x को पुट कर दिया t, x का डेरिवेटिव 1, लोगरिथम x का 1/x और dx
टी के नाम का dt। ध्यान से देखिए, ये वाली टर्म ये है, ये dx है, ये रहा dx। ओके, ये दोनों टर्म्स यहां हैं और ये किस में चली गई, ये चली गई dt में। तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या बन गई, इसको हमने t माना था, तो कुल मिला के ये छोटा सा क्वेश्चन बन गया है इंटीग्रेशन का, जिसका इंटीग्रेशन आपको आता है। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी। टी की वैल्यू अगेन आप पुट कर दीजिए, x प्लस लोगरिथम x का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस में c विच इज रिक्वायर्ड आंसर। अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 70, y की वैल्यू गिवन है और हमें ये प्रूव करना है। सेट 1 में भी सेम क्वेश्चन आया हुआ है 3 मार्क्स का। ध्यान से देखिए, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर भी आपको दे रखा है। उसके बाद भी अगर आप मिस्टेक करते हैं तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। y मेरे पास है, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। 3 चुपचाप बैठा है आराम से। e रेज टू पावर 2x का डेरिवेटिव यही होगा, e रेज टू पावर 2x। e को छुपा लिया, 2x का डेरिवेटिव 2, तो आप यहां पर 2 लिखेंगे। अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा, 3 2 जा 6 e रेज टू पावर 2x। ओके, सिमिलरली यहां जब आप डेरिवेटिव करेंगे 2 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव यही होता है और 3x के नाम का 3, यानी 6 e रेज टू पावर 2x, 6 e रेज टू पावर 3x। ओके, चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं सेकंड डेरिवेटिव। इस 2x के नाम का 2 आएगा, 6 2 जा 12 e रेज टू पावर 2x। यहां मैंने डिटेल में बता दिया, अब मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। ओके, 6 के साथ जब आप e की 3x का इंटू में 3 लिखेंगे, 6 3 जा 18 e रेज टू पावर 3x। ओके, सेकेंड डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, लेफ्ट हैंड साइड LHS में आप सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, राइट हैंड साइड अपने आप ही आ जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट में क्या है, ये सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करनी है। सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट की, क्या आई है, 12e की 2x प्लस 18e की 3x। 12 प्लस 18, 12 प्लस 18, ये है सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू। फर्स्ट डेरिवेटिव को 5 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई होती रहेगी। पहले आप फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करेंगे, 6e की 2, 6e की 3, प्लस में 6 y के प्लेस पर भी आपको वैल्यू पुट करनी है। y को अकेला छोड़ दिया तो आंसर नहीं आएगा। y की क्या वैल्यू है, 3 की 2x, 2e की 3x, 3e की 2x प्लस 2e की 3x। ओके, चलिए 12e की 2x, 18e की 3x, अब मल्टीप्लाई, 5 6 जा 30, साइन चेंज, ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो साइन चेंज हो जाते हैं। 18e की 2x, 12e की 3x। अब लाइक टर्म्स को जरा संभाल लीजिए, 12 प्लस 18 30, 30 माइनस 30 0, और ऐसे ही e की 3x वाला भी 0 हो जाएगा। थोड़ा सा आप एक लाइन और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, 30e की 2x, और ये वाला माइनस वाला लिख दीजिए। ओके, प्लस प्लस वाले ऐड कर लिए। सिमिलरली 18 प्लस 12, इन्हें आप ऐड कर लीजिए, 30e की 3x, और ये वाला एज इट इज, ये इससे कैंसल, 0 RHS। अंडरस्टैंड है ना, कितने सिंपल क्वेश्चन। पता नहीं जब आप क्वेश्चन पेपर देने जाते हैं तब यही क्वेश्चंस टफ हो जाते हैं, है ना, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप प्रैक्टिस कम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करने वाला 110% आता है। आपको इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये हमारे पास इक्वेशंस गिवन है और हमें यहां से x y z की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है।
ये दो इक्वेशंस तो अच्छी हैं, इसे अच्छा बनाना पड़ेगा क्योंकि यहां पर 3/2 है। एलसीएम लेंगे, 2x माइनस 4y माइनस 2z इज इक्वल टू 3। ओके, अब हम यहां से 3 मैट्रिसेस बनाएंगे, A, B और X। A मैट्रिक्स में क्या लिखा जाता है? A में लिखे जाते हैं कोफिशिएंट्स 2 1 1, 2 माइनस 4 माइनस 2। अब यहां पर x नहीं है तो 0 लिखा जाएगा, 0 3 और -5, ये बनेगी A मैट्रिक्स। B में क्या लिखा जाएगा? 1 3 9 और x में क्या लिखा जाएगा? XYZ कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में, ऐसे XYZ 1 3 9 और ये मैंने मैट्रिक्स बना दी। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? A का डिटरमिनेंट। ओके, 2 लिखा, ये कॉलम और ये रो हटाने के बाद इनकी मल्टीप्लाई क्या आएगी? प्लस का 20 आएगी, इनकी मल्टीप्लाई -6 आएगी, लेकिन मुझे भी तो माइनस करना है तो वो क्या बन जाएगा? प्लस का 6। सेकेंड टर्म के आगे -1 लगता है, ये कॉलम गया, फर्स्ट रो गई, 2 की मल्टीप्लाई इससे क्या बनेगी? -10, इसकी मल्टीप्लाई 0 से कोई जरूरत नहीं लिखने की, +1। देखिए अब 2 3 जा 6, इसकी 0 से कुछ नहीं लिखना, 26 2 जा 52, माइनस माइनस प्लस का 10 प्लस का 6, डिटरमिनेंट आ गया 68 नॉट इक्वल टू 0, यानी मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसलिए हम XYZ ढूंढ के ला पाएंगे। अब हमें क्या करना है? अब हमें ढूंढ के लाने कोफैक्टर्स, और कोफैक्टर्स के लिए मैंने आपको बिल्कुल सिंपल सी एक ट्रिक बता रखी है। आप 2 लाइंस में इनको डिवाइड कर लेंगे, A11 A12 A13, A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ओके, 2 लाइंस बनाने का क्या फायदा होगा? ये जो 1 2 2 1 2 3 और 3 2 है ना, इनके आगे पहले ही माइनस लगा लेना। ओके, क्योंकि इनका सम कैसा आता है? ओड नंबर, और -1 की पावर ओड हो तो माइनस बच जाता है। अंडरस्टैंड? अब पहले 3 को फैक्टर्स तो बड़े ही आसान होते हैं, ये जो आपने ब्रैकेट में लिखे ये एज इट इज। इसका आंसर क्या है? 26। इसका आंसर -10 है, एक माइनस आप पहले ही लगा चुके हैं तो ये बन गया 10, इसका आंसर है 6। ओके, बाकी के आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर आपको A21 कैलकुलेट करना है, A21 सेकंड रो गई, फर्स्ट कॉलम गया, ये जो 4 नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं 1 1 3 -5, इसे आप कैलकुलेट कर लें ऐसे, इसकी मल्टीप्लाई -5, इसकी मल्टीप्लाई 3, तो -5 -3 क्या बनेगा? -8, और डबल माइनस मिलके क्या बन जाएगा? प्लस का 8। ओके, सिमिलरली जब आपको A22 कैलकुलेट करना है, सेकंड रो गई, सेकंड कॉलम गया, सेकंड रो गई, 2 1 0 -5, 2 1 0 -5, तो अब बताइए इसकी मल्टीप्लाई -10, और 0 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। सिमिलरली आप A23 31 32 33 को ऐसे ही कैलकुलेट कर लें, और इन सभी कोफैक्टर्स को इनके एलिमेंट्स वाली पोजीशन पे लिखकर एक मैट्रिक्स बना लें, ये वाली 26 10 दिस 8 -10, देखिए अभी हमने कैलकुलेट किया था, और बाकी के कोफैक्टर्स ये हैं, सभी को उनकी पोजीशंस पर लिख दिया गया एलिमेंट्स वाली, और इसका ट्रांसपोज अगर हम कर देंगे तो हमारे पास ये एडजॉइंट A की वैल्यू आ जाएगी। ट्रांसपोज में क्या करते हैं? ये फर्स्ट रो है ना, इसका फर्स्ट कॉलम बना देना, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम, ये हमारे पास एडजॉइंट A आ गया। अब हमें कैलकुलेट करना है A इनवर्स। क्या फॉर्मूला होता है? 1 बाय डिटरमिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। डिटरमिनेंट A की क्या वैल्यू कैलकुलेट की थी? 68। एडजॉइंट A की क्या वैल्यू आई है? ये 26 10 8 2 6 -10, बस ये हमारे पास A इनवर्स की वैल्यू आ गई। और XYZ की वैल्यूज कैसे आएंगी? इस A इनवर्स को अगर आपने B से मल्टीप्लाई कर दिया, जो आपने ये मैट्रिक्स बनाई थी 1 3 9 वाली, तो आपके पास XYZ आ जाएंगे। चलिए, ये मल्टीप्लाई के लिए आपने एरो लगाए, 1/68 लिखा, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 26 1 जा 8 3 जा
9 2 जा, नाउ 10 माइनस 30 प्लस 54, ओके, ये आ जाएगा 1/68। इन सब का सम, ये तो 68 ही बन गया। ये कितना बनेगा? -20 यानी 34, और ये कितना बनेगा? -102, ओके, क्योंकि माइनस के नंबर्स यहां पर ज्यादा हैं। अब 68 इन तीनों टर्म्स को डिवाइड करेगा, क्योंकि 1/68 है तो 1, 34 2 जा होता है 1/2, और -102/68, 34 2 जा, 34 3 जा, तो कुल मिला के -3/2, ओके। सो x की वैल्यू क्या आ गई? 1, y की वैल्यू 1/2, z की वैल्यू -3/2। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, जरा सी गलती हुई अगर आपकी प्लस माइनस की, सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ओके, इसलिए इसको बहुत ध्यान से करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है और इसके सेकंड पार्ट में हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है अगर ये फंक्शन 2 पर कंटिन्यूअस है। सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट पार्ट, मॉडुलस x। क्या आपको मॉडुलस की डेफिनेशन पता है? हाँ जी, बिल्कुल पता होगी। देखिए, मॉडुलस x की डेफिनेशन क्या होती है? इसका आंसर खुद यही रहेगा अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, माइनस का x रहेगा अगर x लेस देन 0 हो, ओके। सेकंड हमारे पास कौन सी वैल्यू है? x प्लस 1 का मॉडुलस। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? इसका आंसर खुद यही रहेगा अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, प्लस का 1 इस तरफ आकर माइनस का 1 बन जाएगा, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और इसका आंसर नेगेटिव हो जाएगा अगर x की वैल्यू छोटी हो जाए 0 से। अंडरस्टैंड? अब हमारे पास ना तो वो फंक्शन है अकेला, ना ही ये, हमारे पास क्या स्टेटमेंट है? इन दोनों का सम। तो सबसे पहले हम अपने फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं, यानी f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस x प्लस मॉडुलस x प्लस 1, ये वाला फंक्शन है। ये जो बीच वाली वैल्यूज हैं x और x प्लस 1, इन दोनों को 0 के इक्वल रखा, एक जगह से x की वैल्यू 0 आई, प्लस का 1 राइट साइड जाकर -1 में चेंज हो गया, और इन दो नंबर्स ने पूरी रियल लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। -1 से छोटे, -1 और 0 के बीच में, और 0 से बड़े, ओके। अब इस फंक्शन को हमें यहां डिफाइन करना है। पहली बात, व्हेन x इज लेस देन -1, ध्यान से देखना, इस फंक्शन की क्या वैल्यू होगी? बस इतने की, x छोटा है -1 से, आप आओ यहां पर, x 0 से छोटा है, ये इसने कहा -1 से छोटा, तो वो 0 से छोटा ऑटोमेटिक हो गया। तो मॉडुलस की क्या डेफिनेशन है? अकॉर्डिंग इसके वैल्यू है माइनस का x, ये वैल्यू मैंने यहां से लिख दी। अंडरस्टैंड? यहां पर आइए, जब x छोटा है -1 से, तो इस मॉडुलस की डेफिनेशन क्या है? -x प्लस 1, ऐसे। यहां पर बीच में क्या लगा हुआ है? प्लस, तो फिर ये एज इट इज रहेगा, यानी प्लस माइनस माइनस हो गया। अगर वैल्यू -1 से 0 के बीच में है, -1 से 0 के बीच में, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मॉडुलस की डेफिनेशन का ध्यान करते जाइए। -1 और 0 के बीच में, मान लीजिए आपने माइनस का 0.5 ले लिया, और इस माइनस के 0.5 को लेके आप यहां आ जाओ। माइनस का 0.5 क्या इस कंडीशन को पूरा करता है? तो इस मॉडुलस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस का x। यहां आ जाइए, आपने लिखा है माइनस का 0.5, माइनस का 0.5 कहां पर है? यहां पर। और ये जो माइनस का 0.5 है, क्या ये -1 से बड़ा है? हाँ जी, बिल्कुल है। तब फंक्शन कैसे डिफाइन है? सिंपल x प्लस 1, यानी मॉडुलस हट गया, सिंपल x प्लस 1, ओके। और तीसरी कंडीशन क्या है? x ग्रेटर देन 0। x अगर 0 से बड़ा है तो फंक्शन कैसे डिफाइन है? इसका आंसर खुद यही, x अगर 0 से बड़ा है तो वो किस कंडीशन में आएगा? यहां पर x प्लस 1, ओके। हमने अपने फंक्शन को इस तरह से अलग अलग इंटरवल्स में एक तरह से बांट दिया है, और अब
जैसे ही आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे ये प्लस का साइन माइनस में चेंज हो जाएगा, यानी फंक्शन कैसे डिफाइन हो गया, ये दोनों लाइक टर्म्स हो गई, -2x -1। ओके, ये टर्म कैंसल, ये वैल्यू 1 और इन दोनों का सम 2x + 1। x लेस देन -1, इसकी कंडीशन है -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन 0। अब हम 1 पर, 0 पर, -1 पर, किसी भी पॉइंट पर अब हम आराम से इस कॉन्टिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं हम यहाँ, -2x -1 अगर x लेस देन -1 है, इसकी वैल्यू खुद 1 है, अगर -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 0 है और 2x + 1 है अगर x ग्रेटर देन 0 है। चलिए एट x इज इक्वल टू 0 पर हम इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। सबसे पहली बात f(0) की वैल्यू बताइए। f(0) इक्वेलिटी हमने यहां लगाई है, f(0) की वैल्यू है 1। दूसरी बात लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, ऐसे ही तो कंटिन्यूटी चेक होती है। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और अब इसे रीड कीजिए, x छोटा है 0 से, कहां है x छोटा है 0 से, यहां, तो फंक्शन कैसे डिफाइन है, बस 1। तो कुल मिला के आंसर क्या आ गया, 1। राइट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और इसे रीड कीजिए, x बड़ा है 0 से, x बड़ा है 0 से में फंक्शन कैसे डिफाइन है, 2x + 1। जहां जहां x वहां वहां आपको 0 + h रखना पड़ेगा। यहां पर आप h टेंड्स टू 0 लिखेंगे, 2 0 + h + 1। ओके, ऐसे ही कैलकुलेट की जाती हैं ये वैल्यूज। अब जहां जहां h वहां वहां आप 0 लिखेंगे, 2 की 0 से मल्टीप्लाई 0, यानी कुल मिला के आंसर क्या आ गया, 1। f(0), LHL, RHL तीनों की वैल्यू इक्वल, इट मींस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। अब हम चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू -1 पर इसकी कंटिन्यूटी। सबसे पहली बात f(-1), ये -1 है, -1 की इक्वेलिटी यहां है, आंसर क्या है, 1। सेकंड LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे कैलकुलेट होगी, लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस, x छोटा है -1 से, कहां है, यहां, फंक्शन कैसे डिफाइन है, ये रहा, -2x - 1। जहां जहां x है वहां वहां आप क्या लिखेंगे, -1 और माइनस का h, यहां भी लिमिट चेंज हो जाएगी। ये देखो मैंने यहां लिखा -1, यहीं से लिखना है -1 - h, बाकी टर्म एज इट इज, और किसी को हमने कुछ नहीं कहा। अब h के प्लेस पर 0, यहां आप 0 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2 और 2 - 1 का आंसर क्या आ गया, 1। यहां पर ध्यान देना, यहां ये सारी वैल्यू 0 थी जिसने 2 को 0 बना दिया, लेकिन इस केस में यहां पर -1 है, h 0 हुआ है, यहां पर आंसर +2 बनेगा, 2 - 1 का आंसर 1। सिमिलरली आप कैलकुलेट करेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस, राइट में यहां पर प्लस लग जाता है बस। अब इसे पढ़ेंगे, x बड़ा है -1 से, x बड़ा है, जो ये पॉइंट ओपन होते हैं x बड़ा है -1 से, तब फंक्शन कैसे डिफाइन है, बस 1 से डिफाइन है। जब आपके पास x की जगह पर कुछ रखने के लिए है ही नहीं तो आप किसे रखेंगे, यहां पर सिर्फ कांस्टेंट है, कुल मिला के आंसर 1। अगर x होता तो मैं x की वैल्यू रखती, अब x है ही नहीं तो हम कोई वैल्यू पुट नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर 1। अब देखिए f(-1), लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, यानी फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, कहां पर, 0 पर भी और -1 पर भी। हमसे क्या कहा गया था, यहां पर ये -1 है तो क्या आप चेंज कर लेंगे इसे, यहां पर गलती से +1 लिखा गया और हमने इस क्वेश्चन को उस हिसाब से कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, सेम का सेम क्वेश्चन यूं का यूं हो जाएगा। ओके, यहां पर आप प्लस कर लीजिए,
तो कंटिन्यूटी कहाँ चेक होगी, x इज इक्वल टू -1 पर। अब स्टेटमेंट ठीक है, सॉल्यूशन ठीक है, आप इसकी एक स्टेटमेंट खुद भी बना सकते हैं। यहां पर माइनस कर लेना, यहां पर माइनस करोगे तो यहां ऑटोमेटिक +1 हो जाएगा और सारा क्वेश्चन सेम डिटो एज इट इज। अंडरस्टैंड? नाउ सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है, अभी अभी हमने क्वेश्चन किया, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सब कुछ इक्वल होगा। Since function is given to be continuous, since function is given to be continuous, तो आप क्या लिखेंगे, f(2) लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सारी वैल्यूज क्या होंगी, इक्वल। f(2) की वैल्यू जहां इक्वलिटी है वो f(2) है। इफ, ये इफ का साइन था, f(2) के लिए फंक्शन कैसे डिफाइन है, ये तो जहां जहां x है वहां वहां आप 2 पुट कर देंगे, ये 2 का स्क्वायर हो गया प्लस में k, यानी 2 2 4 2 8, ये वैल्यू तो आ गई f(2) की। लेफ्ट हैंड लिमिट देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, x छोटा है 2 से, x जब 2 से छोटा है तो फंक्शन कैसे डिफाइन है, 2x - 3। फिर से वही बात, जहां जहां x वहां वहां आपको क्या पुट करना है, 2 - h, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 - h आपने पुट कर दिया -3। अब h के प्लेस पर आपको 0 पुट करना है तो ये वैल्यू तो गई, 2 2 4, 4 में से 3 गया तो कितना आंसर आ गया, 1। लेकिन फंक्शन तो कंटिन्यूअस दे रखा है तो इन दोनों वैल्यूज को क्या होना चाहिए, इक्वल। ओके, सो 8 + k इज इक्वल टू 1, यानी यहां से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7, विच फिनिशेस द क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, ये है केस स्टडी का क्वेश्चन और बिल्कुल ही आसान है, इतनी बड़ी स्टेटमेंट देखकर डरना नहीं है, ध्यान से पढ़ते जाइए, साथ साथ नोट करते जाइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है, स्क्वायर बेस है तो जितनी ये लेंथ है उतनी ही ब्रेथ होगी। ओपन टॉप है यानी ढक्कन नहीं है। इसकी वॉल्यूम दे रखी है 500, बी की वैल्यू है 500 क्यूबिक मीटर। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन गिवन है। क्वेश्चन देखिए, एक्स लेनी है आपको स्क्वायर बेस की साइड। अब अगर ये आपने एक्स लिखा तो ये भी ऑटोमेटिक एक्स हो गया, वाई इसकी हाइट है तो ये वाई हाइट हो गई। हमें बताना है वॉल्यूम और सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला बनेगा, बताइए। ये भी कोई क्वेश्चन है? बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक्स है, ये एक्स है, ये वाई है। ये शेप कौन सी है? शेप है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? एल बी एच। एल कितना, बी कितना, एच कितना, एक्स एक्स वाई, फिनिश, खत्म। आगे वॉल्यूम का एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर वाई। और जब आपसे इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला पूछा जाएगा तो भी बड़ी ही सिंपल सी बात है, बेस है, बेस का एरिया क्या बनेगा? x इंटू एक्स, यानी सरफेस एरिया में आप क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ 4 वॉल्स, क्योंकि छत तो है ही नहीं, ओपन बॉक्स है। बेस का एरिया, अब बेस में क्या है? बेस में है स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड, यानी एक्स का स्क्वायर। 4 वॉल्स का एरिया, अब जो वॉल्स हैं वो क्या है? सिंपल रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एल इंटू बी। 4 वॉल्स का क्या हो जाएगा? 4xy, ऐसे बस फिनिश। आ गया सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ओके, अब यहां पर वॉल्यूम आपको 500 गिवन है तो आप क्या करें? y की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, मल्टीप्लाई वाले नंबर इधर आकर डिवाइड में, 500/x²। ये वैल्यू हो सकता है कहीं काम आ जाए, इसको फर्स्ट इक्वेशन बनाकर हम छोड़ देते हैं। अंडरस्टैंड? फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। सेकंड में देखिए क्या है,
फाइंड हाइट दैट विल मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। हमें वो वाली हाइट ढूंढनी है जिससे इसका सरफेस एरिया मिनिमम हो जाए। सरफेस एरिया मिनिमम यानी हमें लगाना पड़ेगा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, फंक्शन क्या बना, सरफेस एरिया क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy। अब हमें चाहिए इसका डेरिवेटिव, वेरिएबल होगा इसमें दो, x और y, सिंगल वेरिएबल में चेंज करते हैं। अभी आपको बताया तो था y की वैल्यू को संभाल लो, काम आएगी। यहीं पर आपको वो y की वैल्यू पुट करनी है, 500 बाय एक्स स्क्वायर। यहां पर हम पुट करेंगे 500 बाय एक्स स्क्वायर, ये पूरा कैंसिल होगा, ये सिर्फ पावर होगी, 5 4 जा 20 यानी 2000 अपॉन एक्स, ये आ गया मेरे पास सरफेस एरिया। ओके, अब डेरिवेटिव करना आसान हो जाएगा क्योंकि एक ही वेरिएबल है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 2000, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये आपको याद रखना चाहिए। 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव होता है -1 बाई एक्स स्क्वायर। तो मैंने क्या लिख दिया, -1 बाई एक्स स्क्वायर लिख दिया। ओके, अब क्या लिखेंगे आप, 2x, ये माइनस आगे आ जाएगा, ये 2000 रहेगा, ये एक्स स्क्वायर रहेगा। ओके, अब फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते हैं। जैसे ही आप इसे 0 के इक्वल पुट करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए इसे हम यहीं पुट कर लेते हैं 0 के इक्वल। पुट ds बाई dx इज इक्वल टू 0 यानी 2x इज इक्वल टू 2000 बाय एक्स स्क्वायर, माइनस के नंबर इस तरफ आकर आप प्लस के बना दीजिए, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा यानी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2 इस तरफ आ जाएगा, 2000 बाई 2 यानी 1000। 1000 को 10 का क्यूब लिख सकते हैं, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 10 क्यूब है और एक्स लेंथ है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ओके, अब मेरे पास ये वाली लेंथ तो 10 आ चुकी है, हाइट अभी बाकी है 10 मीटर। फर्स्ट इक्वेशन ये देखिए, अगर आपने यहां x के प्लेस पर 10 लिख दिया, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, दोनों जीरो कैंसिल, y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 5। हमारे पास x और y की वैल्यू आ चुकी है। ओके, इसके बाद आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 यानी 1 इंप्लाइज y इज इक्वल टू 5 और यहां से x की वैल्यू 10, x आ गया, y आ गया, लेकिन मिनिमम मैक्सिमम तो अभी नहीं पता चला। कैसे पता चलता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से। फर्स्ट डेरिवेटिव कहां है, यहां। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर। बताइए सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस 2000 एज इट इज। 1 बाय एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, जैसे 1 बाय एक्स का 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस होता है, वैसे ही -1 बाय एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, आप इसे देखिए, 1 बाय एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, 1 बाय एक्स स्क्वायर को x की -2 लिखा जा सकता है। डेरिवेटिव के लिए आप क्या करते हैं, -2 आगे और इसमें से एक माइनस करते हैं, यानी -2 x की -3 -2 बाई एक्स क्यूब, ये होता है 1 बाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2 बाई एक्स क्यूब होता है। ओके, इसको आप याद रखें। अब हम कैलकुलेट कर रहे थे सेकंड डेरिवेटिव, डी स्क्वायर एस बाय डी एक्स स्क्वायर, 2x का डेरिवेटिव 2, 2000 एज इट इज, 1 बाय एक्स स्क्वायर का आपको सिर्फ डेरिवेटिव लिखना है, -2000 एज इट इज, 1 बाय एक्स स्क्वायर का -2 बाय एक्स क्यूब, ये डेरिवेटिव होता है। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, 2 + 4000 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। सेकेंड डेरिवेटिव आ गया, अभी भी मिनिमम मैक्सिमम नहीं पता लगा, x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। x की क्या वैल्यू आ चुकी है, एट x इज इक्वल टू, अभी आपने 10 कैलकुलेट किया था,
सेकंड डेरिवेटिव का आपको सिर्फ साइन चेक करना है। यहां पे आप 10 का क्यूब लिखेंगे, 1000 से ये 3 0 कैंसल, 4 + 2 6। आपको साइन के ऊपर ज्यादा ध्यान रखना है, साइन है प्लस का, यानी ये वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन 0। कब आई, जब x की वैल्यू 10 थी और y की वैल्यू की यहां जरूरत नहीं पड़ी। जब x 10 है तो y 5 है। ओके, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो वो एरिया मिनिमम होता है, उल्टा होता है। ग्रेटर देन 0 में मिनिमम एरिया। हमसे यही कहा गया था, फाइंड हाइट दैट विल मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। हाइट है कितनी, y, और y की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 5। हाइट है 5 मीटर, अगर 5 मीटर हाइट रखी जाएगी तो सरफेस एरिया मिनिमम होगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द मिनिमम पॉसिबल सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, S = x² + 4xy। x की वैल्यू क्या है, 10, 4 × 10 × y की वैल्यू है 5, 10 का स्क्वायर 100, 5 4 = 20, 10 = 200, तो ये आ गया 300 स्क्वायर मीटर। ये है मिनिमम पॉसिबल सरफेस एरिया। ओके, 300 स्क्वायर मीटर। और इसी के साथ ये पेपर फिनिश हो गया है। मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।